रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सेजल अपनी जेठानी रिया के साथ बाहर शॉपिंग के लिए जा रही होती है। तभी उन दोनों की सास सुजाता बाहर से आती है। अरे बहुओं, तुम दोनों इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? माँ जी, वो शॉपिंग के लिए जा रहे थे हम। इतने टाइम से हमने शॉपिंग नहीं की है ना। हाँ, मुझे तो वो साड़ी भी लेनी है जो पिछली बार देखी थी ना हमने, लेकिन ले नहीं पाए थे। मुझे तो वो साड़ी बहुत पसंद आई थी। सेजल, आज तो हम वो वाली साड़ी जरूर लेंगे। हाँ दीदी, हम जरूर लेंगे। मुझे भी बहुत से सामान लेने हैं। अरे ओ मेरी बहुओं की सवारी, बाहर मौसम देख रही हो कैसा हो रहा है? माँ जी, मौसम तो बस ऐसे ही बार बार बदलता रहता है। रोज बारिश का मौसम होता है, लेकिन कभी बारिश हुई है नहीं ना। और अगर हो भी गई तो क्या बारिश की वजह से हम अपना काम छोड़कर बैठ जाएं? और नहीं तो क्या माँ जी। और वैसे भी मार्केट ज्यादा दूर थोड़ी है, यही पास में ही तो है। बारिश का तो भरोसा ही नहीं है, लेकिन हमारा तो भरोसा है ना कि हम जल्दी आ जाएंगे। बारिश का सच में कोई भरोसा नहीं है, कब बरस जाए। जो शॉपिंग करनी है बाद में कर लेना। अभी तो सड़कों का हाल भी कुछ खास नहीं है, हर जगह गड्ढे हो रहे हैं। कहीं गिरा गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। माँ जी, आप भी ना खामखा ही परेशान होती रहती हो, हमें कुछ नहीं होने वाला। बहू, जो तुम दोनों इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो ना, और अगर बारिश हो गई तो उल्टे पैर भागती नजर आओगी। नहीं, रहने दो, इस मौसम में रिस्क मत लो, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। क्या माँ जी, आप भी ना छोटी छोटी चीजों को लेकर डरने लग जाती हो। अरे हम आपकी बहुएं हैं, हम समझदार हैं। आप हमारी टेंशन मत लो। हम जैसे जा रहे हैं ना, वैसे भी घर आ जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, जा रही हो तो जाओ, लेकिन छाता जरूर लेकर जाना। माँ जी, आप आराम करो, हम तो यूँ जाएंगे और यूँ आ जाएंगे। इसी बात का तो डर है, जिस तरह से ये मौसम बदल रहा है ना, यूं का तो पता नहीं, लेकिन पक्का टूट फूट कराओगी तुम दोनों। रिया और सेजल दोनों थी तो देवरानी जेठानी, लेकिन दोनों दोस्त की तरह रहा करती। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मार्केट की तरफ जा रही होती है। तभी बहुत जोरों से बारिश होने लगती है। वो दोनों एक किनारे आकर खड़े हो जाते हैं। माँ जी सही कह रही थी, हमें माँ जी की बात मान लेनी चाहिए थी। अब देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। अगर हम माँ जी की बात मानकर छाता ही ले आते तो भी ठीक रहता ना। छाता ले तो आते और उसमें बच भी जाते थोड़ा, लेकिन देखो घुटने तक पानी कैसे भरा है। अब छाता घुटना भीगने से थोड़ी बचा पाता हमें। हमारी गलती जो हम आए यहाँ तक। घर ही चलते हैं हम, कम से कम घर जाएंगे तो ज्यादा अच्छे से बारिश का मजा भी ले पाएंगे। नहीं नहीं, घर जाएंगे तो माँ जी हमारा मजाक बनाएगी कि हम शॉपिंग करने गए थे, अब क्या हुआ। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब करे तो क्या करे। हम बारिश में जाएंगे तो भीग जाएंगे। एक काम करते हैं, 10 मिनट रुकते हैं। अगर बारिश रुक गई तो भी चलेंगे, और नहीं रुकी ना तो भीगते हुए ही चले जाएंगे। इसी बहाने बारिश की मजे तो ले लेंगे हम। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। सेजल और रिया दोनों बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन काफी देर तक बारिश रुकती ही नहीं है और पानी भरता ही जा रहा था। दीदी, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। देख रही हो ना कैसे पानी भरा जा रहा है। हाँ, तुम सही कह रही हो, भीग तो गए ही हैं। अब क्या मजे से छप छप करके चलते हैं, और क्या शाम को थोड़ा लेट घर चले जाएंगे, लेकिन अब तो शॉपिंग करके ही जाएंगे। दोनों भीगते भीगते एक दूसरे का हाथ पकड़कर जा रहे होते हैं। अगर हम वहीं रुक जाते तो ऐसी बारिश का मजा नहीं ले पाते। हाँ, कितना मजा आ रहा है ना। एक काम करते हैं, रोड क्रॉस कर लेते हैं, उधर से जाएंगे। रोड क्यों क्रॉस करनी, दुकान तो इसी रोड पर है ना। यहाँ से रोड क्रॉस करेंगे, फिर दुकान पर पहुँचने के बाद वापस से रोड क्रॉस करेंगे। इससे अच्छा तो यही है कि सीधा सीधा चलते हैं ना। अरे नहीं नहीं, यहाँ नाली का बहुत गंदा पानी आता है, इसलिए उस तरफ से चलते हैं। पानी तो गंदा वहाँ भी होगा। हम रोड के किनारे किनारे चलते हैं ना। ठीक है, चलते हैं। रोड क्रॉस करके दोनों चले जा रहे थे और दोनों को बारिश में बहुत मजा आ रहा था। वो दोनों काफी मस्ती करते हुए जा रहे थे। आसपास के सभी लोग उन्हें देख रहे थे। थोड़ा आगे जाने के बाद एक नाला आता है, जिसमें रिया गिर जाती है। रिया का हाथ पकड़े सेजल भी उसमें गिर जाती है। तो ये सीन हो गया। अरे निकाल मुझे सेजल, मैं गिर गई हूँ। दीदी, मैं यहाँ खुद गिरे हुई हूँ नाली में, और आपको कैसे निकालूं? अरे कुछ तो कर, कैसे निकले हम? रुको, पहले मैं निकलती हूँ। सेजल जैसे तैसे उस नाले से निकलती है और हंसते हुए अपनी जेठानी को हाथ देती है। हंस क्या रही है, जल्दी से बाहर निकाल मुझे। निकाल तो रही हूँ, अब कैसे निकालूं मैं? दोनों बहुएं नाले में गिरने के बाद भी बहुत जोरों से हंसते जा रही थी। तभी एक आदमी आता है। तुम दोनों देख के नहीं चल सकती हो क्या?
ये लो, हाथ पकड़ो, जल्दी से बाहर आओ। वो आदमी रिया को नाले से बाहर निकालता है, लेकिन रिया की चप्पल नाले में ही अटक जाती है। अरे मेरी चप्पल नाले में ही रह गई। मैडम, अब चप्पल तो गई नाले में, अब चप्पल ढूंढनी है तो वापस नाले में गिरना पड़ेगा। दीदी छोड़ो ना, आप चप्पल निकल गए ना नाले से, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरी चप्पल नाले में ही रह गई है, मैं घर कैसे जाऊंगी बिना चप्पल के? चलो मार्केट चल रहे हैं ना, बस वहीं से चप्पल ले लेंगे। लेकिन वो मेरी पसंद वाली चप्पल थी, अब नाले में बह गई। मैडम, अब भूल जाओ अपनी चप्पल को, नाले से बड़ी मुश्किल से तो आप निकली हो। अब अगर आप अपनी चप्पल के चक्कर में फंसोगी तो दोबारा बह जाओगी नाले में। दोनों जेठानी और देवरानी हंसते हुए वहाँ से जाकर एक रिक्शा में बैठते हैं। मैडम, ये नाले की बदबू आप में से आ रही है। दीदी, हम दोनों नाले में गिर गए थे, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, मैं तो कह रही हूँ ये बात ना हम तक ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, वरना तो बहुत गंदी बेइज्जती हो जाएगी। माँ जी तो बहुत हंसेंगी हम पर, वो तो हंस हंस कर सबको बताएंगी। मैडम, क्या हुआ? आप दोनों क्या बात करने लगी? नाले की बदबू आप में से ही आ रही है ना? क्या भैया, आप भी कुछ भी बकवास कर रहे हो, हमारे में से नाले की बदबू क्यों आएगी? और नहीं तो क्या, और वैसे भी अब बारिश का मौसम है तो नाले की बदबू तो आएगी ही ना। रिया और सेजल अपनी बात छुपाकर मार्केट पहुँचते हैं और वहाँ से रिया एक नई चप्पल भी लेती है। फिर दोनों वापस घर आ रहे होते हैं। घर के रास्ते आते आते सेजल का पैर फिसलता है और अब सेजल रिया को लेकर नाले में गिर जाती है। अब वो दोनों घर के पास के ही नाले में गिरती हैं। तभी वहाँ उन दोनों की सास आती है और आस पड़ोस के लोग भी जमा हो जाते हैं। क्या हुआ बहू? मेरी समझदार बहू बरसात के नाले में गिर गई। माँ जी, वो पता नहीं कैसे यहाँ गड्ढा आ गया, हमें पता ही नहीं चला और हम गिर गए। क्या हुआ बहू, शॉपिंग हो गई या अब कहीं कुछ छूट तो नहीं गया ना? माँ जी, आपको हंसी आ रही है, यहाँ आपकी बहुएं नाले में गिर गई हैं। अब हंसू ना तो क्या करूँ? तुम दोनों को मेरी बातें सुननी तो होती नहीं है। अगर मेरी बातें सुन लेती तो कम से कम नाले में तो नहीं गिरती ना तुम दोनों। अब देखो कैसे नाले में पड़ी हो। माँ जी, मेरे घुटनों में चोट लग गई है, निकालो ना मुझे बाहर और हंसना बंद करो। अरे बहू, अब क्या होगा? तेरे दिमाग पर भी चोट लग गई, अब तो पता नहीं कैसे तू बिन दिमाग के काम करेगी। हाँ माँ जी, ये बात तो आपने सही कही, दीदी का दिमाग तो घुटनों में ही है। सेजल और रिया जहाँ दोनों नाले में गिरकर हंस रहे थे तो उन दोनों को देखकर पूरा मोहल्ला भी मुस्कुरा रहा था। शाम के समय अंश और सुनैना मूवी हॉल से मूवी देखकर बाहर आते हैं और अंश सुनैना को साइड में खड़ा करके अपनी कार लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। तभी सुनैना की नजर अपने सामने स्कूल ड्रेस में खड़े एक लड़का लड़की पर जाती है, जिन्हें देखकर वो मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद अंश अपनी कार लेकर वहाँ आता है और सुनैना को मुस्कुराते देखकर पूछता है, क्या बात है मैडम, क्या सोचकर आप यहाँ अकेले खड़ी होकर मुस्कुरा रही हैं? जरा हमें भी बताइए। अपने पुराने दिन को याद करके मुस्कुरा रही हूँ, इतने अच्छे थे वो पल। जरा नजर घुमा के अपने सामने स्कूल ड्रेस में खड़े लड़का लड़की को देखिए, हम भी कभी ऐसे ही अपनी पॉकेट मनी बचाकर स्कूल बंक करके मूवी देखने आते थे। अच्छा जी, तो मैडम को अपनी स्कूल लव स्टोरी याद आ रही है। वैसे बात तो सही है, बड़ा अच्छा टाइम था, वो दिन तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। हाँ, आप हमेशा लेट होते थे, हम जब भी कहीं भी घूमने जाते थे आप कभी टाइम से आते ही नहीं थे, याद है आपको? हाँ याद है, और उसके बाद तुमसे जो डांट सुननी पड़ती थी वो भी याद है। सच में यार, आई लव माई स्कूल लव स्टोरी। अब घर चलें, वहाँ चलकर याद कर लेंगे आगे की लव स्टोरी। अंश इतना कहकर सुनैना को लेकर घर आ जाता है। कुछ समय बाद दोनों घर पहुंचकर हॉल में बैठ जाते हैं। तभी सुनैना अंश के करीब जाकर उसे गले से लगाकर कहती है, सच में आज जब भी मैं किसी भी स्कूल कपल की लव स्टोरी देखती हूँ तो खुश होने के साथ साथ उन दिनों की मुश्किलों को याद करके डर भी जाती हूँ। आज भी मुझे वो दिन याद है जब हमारे घर वालों ने हमें एक साथ देख लिया था, मुझे लगा मैं आपको खो दूंगी। सुनैना और अंश कौन है? सुनैना किन दिनों की बात कर रही है जिसे याद करते ही वो डर जाती है? वो अंश को खोने से क्यों डर रही थी जबकि वो तो उसके पास ही था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हम चलते हैं कहानी के फ्लैशबैक में। अंश और सुनैना एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ा करते थे, लेकिन दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थी, जिसके चलते वो दोनों एक ही क्लास में होने के बाद भी एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय सुनैना अपनी क्लास में जाती है और देखती है कि अंश अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर क्लास में आए न्यू बच्चों के बैग्स को हवा में उछाल रहा है।
और रैगिंग करके उन्हें परेशान कर रहा है, जिसे देखकर वो उसके पास जाकर कहती है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आप यहाँ पढ़ने आते हैं या क्लास के नए नए बच्चों की रैगिंग करने? अगर आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगता है तो जाके अपने माँ बाप को बोल दीजिए मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। ऐसे उनके पैसे खराब मत करिए, समझे? 1 मिनट, आप है कौन जो मेरे माँ बाप पर कमेंट कर रही हैं? और ये मेरी क्लास है, मेरा स्कूल है, मैं कुछ भी करूँ। क्यों? आपने इस स्कूल को खरीद रखा है क्या? जो आप चाहें वो कर सकते हैं। आप अपने काम से काम रखिए, हम लोग आपके साथ तो गलत नहीं कर रहे हैं ना। मैं आपको लास्ट बार बोल रही हूँ, जल्दी से उस बच्चे का बैग वापस कर दो, वरना मैं टीचर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। जाओ कर दो, यहाँ कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। मैं कोई आपसे डरता हूँ क्या? अंश की बात सुनकर सुनैना उसे बैग छीनकर बच्चे को वापस करके अपनी बेंच पर जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद अंश के दोस्तों में से उसकी एक रिया नाम की फ्रेंड उससे कहती है, यार अंश, ये लड़की कहीं सच में टीचर के आने पर उसे सब ना बता दे, वरना टीचर सीधा प्रिंसिपल के पास जाएगी और प्रिंसिपल सीधे आंटी को कॉल करके स्कूल बुलाएगी। फिर तेरा क्या होगा? यार कोई इसका मुंह बंद कराओ, जब मुंह खोलती है उल्टा ही बोलती है। तू शांत हो जा, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। नहीं यार, ये जिस तेवर में जाकर अपनी सीट पर बैठी है, मुझे लग रहा है कि ये इस बार तुझे छोड़ने नहीं वाली। अंश अपने दोस्तों से बात कर ही रहा था कि तभी नीतू नाम की एक टीचर उनकी क्लास में आती है और उनके आते ही सुनैना उनके पास जाकर उन्हें सब कुछ बताती है, जिसके बाद नीतू अंश को बुलाकर उससे कहती है, अंश, ये सब क्या है? तुम क्लास में यही सब करने आते हो क्या? मैंने इससे पहले भी कई बार तुम्हें तुम्हारी गलत हरकतों के लिए माफ किया है, लेकिन आज नहीं। मैडम, ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे सब पता है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। जिन्हें पढ़ना नहीं है उनकी जरूरत नहीं है मेरी क्लास में। अभी निकल जाओ मेरी क्लास से बाहर। इसका बदला तो मैं तुमसे जरूर लूंगा। अंश इतना कहकर क्लास से बाहर चला जाता है। अंश की इंसल्ट देखकर उसके दोस्तों को बहुत गुस्सा आता है, जिसका बदला लेने के लिए स्कूल के खत्म होने पर अंश के सभी दोस्त मिलकर सुनैना को क्लासरूम में ही लॉक करके खुद अंश के साथ घर के लिए निकल जाते हैं। आधे रास्ते पहुंचने के बाद अंश अपनी दोस्त रिया से कहता है, यार स्कूल का रास्ता खत्म होने वाला है और वो कंप्लेंट बॉक्स नहीं दिखाई दे रही है। जाती तो इसी रास्ते से है। मिलेगी जब वो क्लास से बाहर निकल पाएगी। हमने उसे क्लासरूम में बंद कर दिया है, अब दोबारा फिर कभी वो तुम्हारी शिकायत करने को नहीं सोचेगी। यार तुम लोग पागल हो क्या? ऐसा कौन करता है? अंश इतना कहकर भागते हुए वापस स्कूल जाता है और स्कूल बंद देखकर जैसे तैसे वो क्लासरूम के बाहर पहुंचता है और उसका लॉक तोड़कर क्लासरूम के अंदर जाता है। तभी रोती हुई सुनैना की नजर अंश पर जाती है और वो भागकर उसे गले लगाकर रोते हुए कहती है, अगर तुम थोड़ी देर और नहीं आते तो मैं पक्का मर जाती। थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। तुम पहले रोना बंद करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओके, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। अंश इतना कहकर सुनैना को क्लासरूम से बाहर एक कॉफी शॉप में लेके जाता है और उससे बोलता है, सॉरी, ये सब किया धरा मेरे दोस्तों का है। उन्होंने तुमसे बदला लेने के लिए ये सब किया था। अब तुम चाहो तो हमारी शिकायत कर सकती हो। हमने गलती की है तो सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। अच्छा हुआ तुम्हारे दोस्तों ने ऐसा किया, वरना मुझे पता ही नहीं लगता कि तुम इतनी केयरिंग और इतने अच्छे इंसान भी हो। थैंक यू बोलना चाहिए मुझे तो उनको। सुनैना की बात सुनकर अंश हंसने लगता है। कुछ समय बाद वो सुनैना को उसके घर छोड़कर अपने घर आता है। यूं ही वक्त बीतता है और समय के साथ अंश और सुनैना एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ गुजारने लगते हैं। यूं ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक दिन अंश और सुनैना स्कूल के बाहर एक पार्क में एक दूसरे का हाथ पकड़कर आपस में बातें करते हुए कहते हैं, अंश, बस कुछ महीनों की बात है, एग्जाम के बाद हम लोग अलग हो जाएंगे। फिर न जाने आप कहाँ जाओ और मैं कहाँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हम अपनी स्कूल की लव स्टोरी को ऐसे ही थोड़ी ना खत्म होने देंगे। मैं आपसे प्यार करता हूँ और शादी भी आपसे ही करूँगा। लेकिन अभी हमारे घर वाले नहीं मानेंगे और अगर कुछ उन्हें पता चला तो वो आगे भी पढ़ने नहीं देंगे मुझे। आप परेशान मत हो, उस टाइम कुछ सोच लेंगे। अभी चलो, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। कुछ समय बाद जैसे ही अंश और सुनैना घर जाने के लिए पीछे मुड़ते हैं, तभी सामने अंश की माँ और सुनैना के पिता खड़े होते हैं और दोनों एक साथ कहते हैं, आप लोग यहाँ? बेटी, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम लोग स्कूल में पढ़ने आते हो या प्यार मोहब्बत की बातें करनी? जरूर इस लोफर लड़के ने ही फंसाया होगा मेरी बेटी को।
तमीज से बात करिए मेरे बेटे के बारे में। यही बात मैं भी कह सकती हूँ। आपकी बेटी ने फंसाया होगा मेरे बेटे को, वरना मेरा बेटा कभी किसी लड़की को नहीं देखता है। माँ आप चुप हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं है, हमें किसी ने नहीं फंसाया है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ पिताजी, मैं अंश से बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये कोई उम्र है तुम्हारी शादी करने की? ये प्यार नहीं, बस एक अटैचमेंट है नई उम्र की। अंश और सुनैना के बार बार समझाने पर और एक दूसरे के प्रति उनका लगाव देखकर अपने बच्चों की खुशी के लिए उनके माता पिता इस शर्त पर कि वो अपने प्यार को अपने भविष्य और पढ़ाई के बीच नहीं आने देंगे, उनके रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। जिसके बाद दोनों समय के साथ अपनी पढ़ाई को पूरी करके सही समय आने पर एक दूसरे से शादी करके अपनी स्कूल की लव स्टोरी को शादी का एक नया मोड़ देते हैं। इस तरह से वो अपनी स्कूल की लव स्टोरी को याद करते हुए एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और महसूस करते हैं कि उनकी लव स्टोरी के वो लम्हे उनकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों में से एक थे। एक रोज राजेश्वरी की पड़ोसन की बहू उसके घर आती है। उसके साथ उसका छोटा बच्चा भी था। राजेश्वरी और वो बातें कर रहे थे कि तभी उसका बच्चा काला चूरन खाते हुए घर में टहल रहा था। तभी राजेश्वरी की बहू चांदनी चाय लेकर हॉल में आती है तो बच्चा उसे टकरा जाता है। तभी वो चाय टेबल पर रखते हुए बच्चे के हाथ से काला चूरन लेते हुए साइड में रख देती है और उसे बिस्किट खाने को देती है। कुछ देर बातें करने के बाद पड़ोसन की बहू अपने बच्चे को लिए वहाँ से चली जाती है तो राजेश्वरी की नजर उस काले चूरन पर पड़ती है। ये क्या रखा है बहू? ये तो सासू माँ वो बच्चा खा रहा था। देखो ना, जाने से पहले ले जाना ही भूल गया। पर ये काली सी दिख रही है चीज, क्या है ये? खाने की ही कोई चीज है सासू माँ, रुको खा कर देखती हूँ। इतना कहकर चांदनी काले चूरन को उठाकर खाने लगती है और चटकारा लेते हुए कहती है, ओहो सासू माँ, ये तो काला चूरन है। आपको पता है, मैंने अपने बचपन में काला चूरन बहुत खाया है। काला चूरन? हाय दैया, क्या जमाना आ गया है। अब छोटे छोटे बच्चों को भी गैस की दिक्कत के चलते ये चूरन खाना पड़ रहा है। ओहो सासू माँ, गैस होने पर खाने वाला चूरन नहीं, ये तो दुकानों पर यूं ही मिलता है, बच्चे खाते हैं। ठीक है, अभी चूरन पर चर्चा मत कर, शाम के खाने की तैयारी कर ले, मैं बाजार होकर आती हूँ। ठीक है सासू माँ। इतना कहकर वो चूरन खाते हुए रसोई की तरफ चली जाती है। चांदनी की शादी को 6 महीने का समय बीत चुका था। उसकी जिंदगी सुकून से बीत रही थी कि तभी उसको उस बच्चे के हाथ में काला चूरन नजर आया और उसे खाने के बाद से तो जैसे उसे काले चूरन को खाने का चस्का लग गया। एक रोज वो दुकान से कपड़े धोने का सर्फ और साबुन लेने जाती है तो वहीं दुकान में रखा बहुत तरह का चूरन देखती है और उसे काला चूरन भी नजर आता है तो वो दुकान वाले से कहती है, अरे भैया, जरा ये चूरन भी दे देना। कौन सा? खट्टा मीठा लाल चूरन? तीनों में से कोई नहीं, मुझे काला चूरन दे दो। काला चूरन? अच्छा तो कितने चाहिए? 5-10 दे दो भैया। पूरा पैकेट ले जाइए बहन जी। भैया चूरन खाने के लिए चाहिए, पार्टी करने के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, देते हैं। तभी दुकानदार 5-6 काले चूरन उसे पकड़ाता है और वो काला चूरन खाती हुई घर आती है। काला चूरन खाने से उसकी जुबान पर काले चूरन का रंग चढ़ जाता है और उसकी जुबान काली हो जाती है। जैसे ही वो घर आती है उसे फिर वही काला चूरन खाते देखकर उसकी सास कहती है, अरे बहू, फिर से बच्चों वाले चूरन खाती आ रही है। हाँ सासू माँ, वो दुकान पर दिख गए थे तो मैंने ले लिए 2-4। वो इतना बोली ही थी कि राजेश्वरी की नजर चांदनी की काली जुबान पर जाती है और वो हैरान होकर कहती है, हाय दैया, बहु लोगों के दांतों में कीड़े लगते हैं पर तेरी जुबान में कीड़े लग गए हैं। हाय हाय, कितनी काली जुबान हो रही है तेरी। सासू माँ, कीड़े दांतों में लगते हैं, जुबान में नहीं। अरे मेरी जुबान काला चूरन खाने की वजह से काली हो गई है। हाय हाय, कैसी घटिया चीज है ये। फेंक इसे, ये खाने की चीज है कोई? ओफो, आपको तो कोई चीज भाती ही नहीं है। एक बार खाकर देखे सासू माँ, काले चूरन का स्वाद आपको खूब लगेगा। इतना कहकर चांदनी थोड़ा काला चूरन अपनी सास के हाथों में देती है और राजेश्वरी जैसे ही उसे खाती है मुंह से बाहर थूकते हुए कहती है, थू, क्या कचरा है ये। काले चूरन के नाम पर तो नमक भरा पड़ा है इसमें। ये नमक वाला स्वाद पसंद है तुझे?
ऐसा लग रहा है जैसे कोई चूरन नहीं, काला नमक ही पैकेट में भरकर बेच रहे हो। कैसे खा रही है तू इसे? सासू माँ, आपकी बूढ़ी जुबान को काला चूरन क्या, मीठा चूरन भी नहीं भाएगा। आपको खिलाकर ही गलती कर दी। दोनों की बातचीत चल रही थी कि तभी चांदनी का पति मिनेश ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ का ऐसा मुंह बने देखकर कहता है, क्या हुआ माँ, ऐसा मुंह क्यों बना लिया, जैसे करेला खा लिया हो आपने? अरे बेटा, करेले से भी बेकार चीज चखा दी इस तेरी बीवी ने तो। आजकल वही खाने लगी है ये। चांदनी, तुम्हें खाने को कोई और चीज अच्छी नहीं मिली जो ये काला चूरन खा रही हो? अरे अरे, आप दोनों तो मेरे काले चूरन के पीछे ही पड़ गए। अरे ये कोई काला जहर नहीं है। और सासू माँ, आप ये बेचारे थके हारे लोटे हैं, ये नहीं कि पानी पूछ लो, फालतू की बातें लेकर बैठ जाती है। तभी चांदनी अपनी सास को साइड करते हुए किचन से पानी लेने जाती है। समय बीतता है। अपनी सास के लाख समझाने पर भी वो काला चूरन खाना नहीं छोड़ती। एक रोज उसकी पड़ोसन सरिता उसके घर आती है तो राजेश्वरी से कहती है, राजेश्वरी, जरा थोड़ा काला नमक है तो दे देना, जरूरत है मुझे। आंटी जी, काला नमक तो हम रखते ही नहीं, आप कहे तो काला चूरन दे दूं? काला चूरन? हाय हाय, ये फालतू चीजें तू ही रख। वैसे ये काला चूरन कौन खाता है तुम्हारे यहाँ? राजेश्वरी, तू खाती है क्या? मुझे ऐसे सस्ते नशों की आदत नहीं है, ये तो मेरी बहू महारानी ही खाती रहती है। ओहो, अरे बहू, ये सस्ते नशे करना छोड़ दे, अच्छी चीजें नहीं होती हैं ये। मैं तो अपने पोता पोती को भी मना करती हूँ। वही तो, ना जाने इसको क्या सुकून मिलता है ये चूरन गटक कर। दिन भर में 4-5 तो खा ही जाती है। कैसी सास है ये, पड़ोसन को भी मेरे काला चूरन खाने के बारे में बता रही है। इसका बस चले तो मोहल्ले में ढिंडोरा पिटवा दे कि मेरी बहू काला चूरन खाती है। खैर, जितनी जल्दी ये खराब आदत छोड़ देगी सही रहेगा। राजेश्वरी की बहू, आज तेरी बहू खा रही है, कल को इसके होने वाले बच्चे खाएंगे। क्यों, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? अरे आंटी जी, लगता है आपकी बहू आवाज दे रही है आपको। अच्छा, मुझे तो आवाज नहीं आई। खैर, मैं तो वैसे भी जा रही थी। तभी सरिता वहाँ से चली जाती है और चांदनी अपनी सास को घूरने लगती है। समय बीतता है। अब अपनी सास के ताने ना सुनने पड़े, इसीलिए चांदनी छुप छुप कर काला चूरन खाती। एक रोज वो अपने कमरे में बैठी टीवी देखते हुए 6-7 चूरन अकेले खाती है, जिससे उसकी जुबान बहुत काली और किरकिरी हो जाती है। रात को जब वो खाना परोस रही थी, तभी अचानक से उसे धुंधला नजर आता है और चक्कर आने लगते हैं। तभी मिनेश कहता है, अरे तुम खड़ी क्यों हो, हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। नहीं, मेरा मन नहीं है। मुझे ना जीभ पर बहुत जलन महसूस हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर भी आ रहे हैं। बहू, तेरी जुबान फिर काली है, यानी तूने फिर कोई काला चूरन खाया है। हाय दैया, तू छोड़ क्यों नहीं देती ये सस्ते नशे, नास पिटी। माँ शांत हो जाओ, अभी उसे वैसे ही ठीक नहीं लग रहा, कल सुबह एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लेते हैं। राजेश्वरी फिर भी कुछ नहीं कहती और अगले दिन मिनेश चांदनी को लेकर क्लिनिक जाता है, जहाँ डॉक्टर चेकअप करने के बाद चांदनी को बीपी बढ़ने की शिकायत बताते हैं और उसके लिए कुछ दवाइयाँ भी लिख कर देते हैं। घर आने पर चांदनी काला चूरन देखकर कहती है, इसमें इतना नमक होता है, शायद इसी वजह से मेरा बीपी बढ़ गया। अब से काला चूरन खाना बंद, इसकी जगह मैं कोई मीठी गोली या सौंफ चबा लूंगी। वही तो, बिना ठोकर खाए अक्ल नहीं आती इंसान को। पड़ गया ना ये काला चूरन भारी। हाँ सासू माँ, लेकिन अब तो अकल आ गई ना, अब से नहीं खाया करूंगी काला चूरन, सस्ता नशा। चलो ठीक है, अब तेरी काली जुबान तो नहीं देखनी पड़ेगी। सबसे बेकार तो वही लगती थी मुझे। जिसके बाद से चांदनी काला चूरन खाना बंद करती है और उसके बाद उसका बढ़ा हुआ बीपी भी नॉर्मल हो जाता है। इस तरह राजेश्वरी की काला चूरन खाने वाली बहू सुधर जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।